जी हाँ, शेयर बाजार सबका अधिकार आपके लिए बेहद खास शो और इसके जरिए हम आपकी निवेश की रणनीति बनाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा साहब जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिना किसी देरी के हर्ष जी, और इसके साथ ही हमारे साथ गौतम कालिया भी इस वक्त जुड़ गए हैं और शेर खान बाई बीएनपी परिभाष से। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बिना किसी देरी के पहला सवाल लेते हैं। और गौतम, पहला सवाल जो है वो आपके लिए होगा। आशीष हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में, और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि देश के किस हिस्से से आप बात कर रहे हैं, क्या आप करते हैं, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। अरे वाह। और सर मैं प्रोफेशन एज ए बैंकर हूँ। अरे वाह वाह। चलिए, तो बताइए क्या हम आपकी मदद करें। सर मैंने पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है कुछ, ये आपका शो देख के, रेगुलर शो देखता हूँ मैं। अरे वाह। तो उसको देख के मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड का। तो मुझे उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो चाहिए गाइडलाइन की भाई कैसे, मतलब मैं उसमें क्या क्या चेंज करूं, क्या क्या उसका कैसे मेंटेन करूं, क्योंकि 2 करोड़ तक का मेरा टारगेट है कम से कम 15 साल के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कुछ चीजें मैं क्लियर कर लूं। 12 म्यूचुअल फंड हैं आपके पास फिलहाल पोर्टफोलियो में, जो मैं देख पा रहा हूं। और हाँ जी 2 करोड़ का लक्ष्य जैसा आपने बताया 15 साल में आप चाहते हैं। फंड की डिटेल आपने रखी है। यहाँ पर मैं आपके सवाल के साथ गौतम जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं। आशीष, पिछले दिनों भी ये हमने अपील की थी कि देखिए, जब आप शो देखिए, जैसे आशीष जी आपने हमसे सवाल पूछा, इसी तरह शो में कोई हमसे सवाल पूछता है, वो केस टू केस अलग अलग राय दी जाती है। तो आमतौर पे जरूरी नहीं कि फंड का चुनाव इस आधार पे किया जाए कि शो में किसी फंड पे खास तरीके से बात हुई है। हो सकता है कि आपने जो फंड का चुनाव किया है उनमें बहुत सारे फंड अच्छे हों, लेकिन ये थोड़ा सा बस मैं अपील करूंगा कि सबका केस अलग है, तो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए। आप हमें कॉल कीजिए। आप एकदम स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हैं तो भी हम आपके साथ हैं। आपको एक एक मोड़ पे, एक एक कदम पे हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। गौतम जी, आशीष का पोर्टफोलियो आपके पास है। इन्होंने शोज के जरिए तमाम जो फंड्स हैं उनका चुनाव किया। हालांकि इनको मैंने बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश की, लेकिन बताइए क्या आप सलाह देंगे आशीष को। जी, आपने बहुत अहम बात की कि हर जन का पोर्टफोलियो अलग रहता है और उस पोर्टफोलियो के हिसाब से ही हम उनको सलाह दे सकते हैं। एंड ज़्यादातर हमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो बने बनाए पोर्टफोलियो होते हैं, तो हमारे थोड़े से हाथ बन जाते हैं, क्योंकि उसी पोर्टफोलियो में जितना कम हम बदलाव दे के बता सके वो हम दिमाग में रखते हैं जब भी सलाह देते हैं। तो आशीष जी, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैं यही कहूंगा कि क्योंकि आपको 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य पाना है, तो आपको अपना सिप का मूल्य या तो 6% से बढ़ाना पड़ेगा हर साल, या आप एक फ्रेश सिप 10,000 की बढ़ा सकते हैं। सिप का मूल्य अगर बढ़ा देंगे तो 12% के हिसाब से आपका जो 30,000 का सिप है वो जाके आपके 15 साल में आपको 2 करोड़ का मूल्य दे पाएगा। अब आता हूं मैं जल्दी से आपके फंड्स की तरफ। फंड्स में आपका मुझे दिख रहा है कि मिड कैप के लिए स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं है। मैं वहां पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा और 2-3 फंड्स और मैं पैसे शिफ्ट कराने की सलाह दूंगा। एक तो एसबीआई कॉन्ट्रा, उसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए, तो आपका वो 2,500 वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप जो है, वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप का जो पैसा है वो यूटीआई निफ्टी 50 में डाल दीजिए। पूरा नहीं डालना चाहते तो 1,500 रुपए 2,500 में से डाल दीजिए वहां पे। और फिर आपके जो हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट फंड्स है, वो पैसा आप मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका इतना लंबा व्यू है। अगर आप डिफेंसिव थोड़ा सा रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो रखिए, नहीं तो नहीं। ये फंड्स में बोलूंगा एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, मेरे एसेट मिड कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में आप डाल सकते हैं। यही मूल्य जिससे आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ जाए।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आशीष कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। अब बढ़ते हैं आगे और अपनी अगली कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ रिया बनी हुई हैं। रिया, बताएं कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी रिया, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करना है मेरे को। अभी मैंने अच्छा। वो आपको जो पोर्टफोलियो भेजा है उसके हिसाब से मैंने डाला है। तो मैं वो जानना चाहती थी कि मैक्सिमम मुझे कब 5 साल के लिए डाला है अभी तक। जी जी। तो उसके बाद 5 साल के बाद ये ठीक है क्या? मेरा ये 22 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो सबसे पहले तो मैं रिया आपको इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि आपने बहुत सही समय पे अपने निवेश की शुरुआत की है और इन सब के बीच में आप शुरुआत करी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपने शुरुआत में ही जो है वो मार्गदर्शन लेना उचित समझा। हर्षवर्धन जी, रिया का सवाल आपने सुना, बाकी डिटेल आपके पास हैं। निवेश की का श्री गणेश कर रही हैं, तो पहले तो हमें इनको बधाई देनी होगी और इसके साथ ही इनकी हौसला अफजाई करनी होगी। एक बहुत ही अच्छे समय में इन्होंने निवेश की रणनीति बनाने की, निवेश की शुरुआत करने को चुना है और उसमें बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और ईटी नाउ स्वदेश को अपने गाइड के तौर पर चुना है। तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि इन्हें बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए। बताएं। जी हाँ प्रशांत। रिया ने क्या अच्छा काम किया है वो है कि एक यंग एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। और जो इन्होंने अपने सवाल में टाइम होराइजन भेजा था वो था 15 साल। कोई कारण से ये रिड्यूस करके 5 साल का होराइजन रख रही है, लेकिन रिया कोई बात नहीं, आप शुरू करिए अपना इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 5 साल आप देख रही है, लेकिन जितनी लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करेंगी उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने जो स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हैं वो हर एक कैटेगरी की आपने एक स्कीम ली है और अलग अलग कैटेगरीज में 5 स्कीम ली आपने। तो आपकी जो स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की आपने वो अच्छी हैं, और जो कैटेगरीज में भी जो एलोकेशन आपने अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में किया वो भी ठीक है। तो जैसा आपने अभी सिलेक्ट किया आप वैसा शुरू कर सकती है अपना इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज आपने अपने सवाल में पूछा था कि आपको अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कहाँ करें। तो वेल, ये जो आपने अभी पोर्टफोलियो बनाया है वो आपका एसआईपी पोर्टफोलियो है, तो उसमें हर महीने पैसे डिडक्ट होंगे और जमा होते रहेंगे। और इन्हीं 5 स्कीम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी, या तो अभी आपके पास जो 1 लाख रुपया है जो मौजूदा आपको इन्वेस्ट करना है, या आगे जाते हुए भी आपके पास अगर कोई लमसम अमाउंट आता है, तो आप इन्हीं 5 स्कीम में आप टॉपअप के रूप में, आपको कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, आप वन टाइम आप इन्हीं स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और एसआईपी में कोई चेंजेस नहीं होगा। वो एसआईपी वैसे के वैसे चलती रहेगी। तो यही 5 स्कीम मेंटेन करिए, अच्छी स्कीम्स है, एलोकेशन अच्छा है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में, और कोई दूसरी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आना चाहूँगा। जैसा आपने भी माना और हम सभी ने देखा कि रिया ने बड़े सही समय पे एक अच्छी, जो कहते हैं ना कि यंग एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करने की कोशिश की। लक्ष्य और बाकी चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहीं। किस उम्र को सही माना जाए? कौन सी उम्र, मतलब आजकल तो हर चीज़ें बड़ी फास्ट हो गई हैं, तो शायद उम्र का दायरा भी और पास होता जाता है। एक वक्त था कि जब पढ़ाई की उम्र जो होती थी वो बहुत ऊपर तक होती थी। आज कमाने की उम्र जो है वो 20-22 साल तक होती जा रही है। तो हमें बताएं कि आखिर निवेश की सही उम्र और तरीका क्या होना चाहिए? तो देखिए प्रशांत, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं जो अभी मिड 40s में है या 50s में, और सोचते हैं कि लेट हो गया। तो मैं कहूंगा देखिए, अ, जब आपको ज्ञान हो जाए, जब आपको नॉलेज मिल जाए कि, और आपको रियलाइजेशन हो जाए कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, तब से तो तुरंत आपको शुरू करना चाहिए। जब आपको नॉलेज आ जाए और उसके बाद अगर आपने डिले किया तो उसको लेट कहते हैं। तो मान लीजिए रिया आज 22 साल की, उन्हें पता ही या रियलाइजेशन होता 40 की उम्र में, तो वहां से शुरू करें। अगर आप 40 की उम्र में रियलाइज होने के बाद में 2-3 साल आपने ऐसे निकाल दिए, तब वो गलत माना जाता है। और जहां तक आइडियल सिचुएशन की बात है, तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी हर एक मीडियम से पहुंचती है लोगों के पास। तो जो यंगस्टर्स हैं जो अभी सुन रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप पॉकेट मनी का एक छोटा हिस्सा एक इन्वेस्टमेंट के रूप में शुरू करें। और यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि आपको वेल्थ तुरंत क्रिएट करनी है। आप कहेंगे कि पॉकेट मनी इतनी कम मिलती है, उसमें से मैं 100, 500 रुपया, 1000 रुपया बचा के अगर इन्वेस्ट कर भी लूंगा तो क्या बनेगा।
तो देखिए, जब आप कॉलेज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? एक आपको एक अच्छी मनी हैबिट होगी कि जो आपकी इनकम है, जो पॉकेट मनी आपकी इनकम है, उससे आप एक छोटी रकम साइड में रखें। तो एक आपको एक गुड फाइनेंशियल हैबिट फॉर्म कर रहे हैं आप। दूसरी बात, अगर आप अभी से शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट करना, मान लीजिए ₹100, ₹500, ₹1000 से आप शुरू करते हैं, जब आप कमाने लगेंगे तो यही हैबिट आप कंटिन्यू करेंगे। तब आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की तरफ जा सकते हैं। तो अभी जो है वो आप सिर्फ हैबिट फॉर्मिंग के लिए है और बाद में आप रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बाकी लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, तो जब आपको रियलाइजेशन होता है उस समय से शुरू करें। उसके बाद आपने अगर लेट किया तो लेट होता है। ये सलाह बहुत ज़रूरी थी और इसमें से जुड़ा हुआ निवेश की सही उम्र का एक और सवाल हमने जानने की कोशिश की। हमारे साथ अलका गर्ग जुड़ चुकी हैं। अलका जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, नमस्कार। सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा। प्लीज़ अपना नाम बताएं। हाँ जी, सर मैं हिमांशु बोल रहा हूँ सर। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास सर कुछ सरप्लस फंड मैं लमसम लगाना चाहता हूँ 3 लाख रुपए के आसपास 1 से 2 साल के लिए। कोई गोल नहीं है एज सच, बट अभी क्योंकि मार्केट काफी हाई है तो मतलब इज इट गुड टू लाइक इन्वेस्ट एट द करंट लेवल्स? तो ये सर एक बार आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए था सर, आप ठीक है। ओपिनियन। ये इन्वेस्टमेंट प्लान आप अपनी पत्नी के लिए बनाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी सर जी। ठीक है। तो हिमांशु, पहली बात तो ये कि शॉर्ट टर्म का कोई निवेश प्लान नहीं होता है। ये मतलब ये एक तरह का एक हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समय मांगती हैं। फिर भी चूंकि आपका सवाल है और आपने शेयर बाजार सबका अधिकार में ये सवाल पूछा है, तो शायद हमें इस सवाल के साथ आगे जाना होगा। गौतम जी बताइए, क्या मैंने सही कहा, शॉर्ट टर्म का कोई निवेश प्लान नहीं होना चाहिए? शॉर्ट टर्म के भी निवेश के प्लान बन सकते हैं, मगर बात यह है कि फिर वो इक्विटी में नहीं बन सकते, वो फिर डेट में बन सकते हैं। तो आपका आपका जो आंसर है सही है। अगर हम सिर्फ इक्विटी की बात करें, इक्विटी में अगर निवेश करना है तो मिनिमम 5 साल का व्यू लेके ही निवेश करना चाहिए। और उसके अंदर का छोटा सा अगर हम प्लान बनाए, 3 साल 4 साल का भी प्लान बनाए, तो वो किस्मत आजमाने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं इनको हिमांशु जी को यही कहूंगा कि क्योंकि आप सिर्फ 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप प्योर डेट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म का ही व्यू में दे सकता हूँ। शॉर्ट टर्म रेट्स आपको मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये फिक्स डिपॉजिट सामान है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आप 1-2 साल के लिए पैसा डालते हैं और आपको एक रिटर्न मिलता है। ये फिक्स डिपॉजिट की जगह फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और वहां से उनको ये कूपन मिलता है। तो मैं आपको 3 फंड बताता हूँ। एक तो HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड और HDFC लो ड्यूरेशन फंड। ये 3 में आप 1-1 लाख डाल सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 3 साल के अंदर निवेश करते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है डेट में। 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो 3 साल तक खींच सकते हैं, तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको टैक्स भी कम लगेगा। अब चूंकि आपने सलाह दी गौतम, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी एक मुहिम है लोगों को फाइनेंशियली और ज़्यादा जागरूक बनाने की। आपने डेट फंड का जिक्र किया। इस जो हमारी मुहिम है उसमें बहुत ज़्यादा नए निवेशक आते हैं जो शायद स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं। तो गौतम बताएं, डेट फंड का आखिर पूरा फंडा है क्या और किन मायनों में यहाँ पर निवेश फायदेमंद होता है? जी, तो मैं जितनी सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ समझाता हूँ। तो कोई अहम बातें मैं शायद ना बात कर पाऊँ, मगर सिंपल मैं जैसे आपको समझाऊं। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके, तो पुराने जमाने में आपको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिलती थी और आपको हर साल या हर क्वार्टर एक इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट पे। और फिर आपका 1 साल का अगर फिक्स डिपॉजिट है तो 1 साल के बाद आपने जो मूल्य दिया था वो वापस मिल जाता है। तो आपने अगर 100 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद आपको 100 रुपए वापस मिल गए और उसी के लिए वो पैसा डालने के लिए आपको 7-8% मिल गए। अभी ये जो आपको 7-8% मिले, इसको हम इनकम मानते हैं और इस पे इनकम टैक्स लगता है। हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं इस पे। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। अभी आप मानिए कि वही सर्टिफिकेट फिक्स डिपॉजिट का अगर
आपके पास मार्केट हो जहां पे आप ये बेच पाए या खरीद पाए, तो वो चीज हो जाती है डेट मार्केट। तो अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट किया, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद सकते हैं, आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलता है, वही 100 रुपए का मूल्य आपको 1 साल के बाद वापस मिल जाएगा। वही 100 रुपए का जो इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है वो कूपन के तौर पे मिलता है, और वही सर्टिफिकेट जो आप किसी उसका कुछ कर नहीं सकते थे फिक्स डिपॉजिट में, वही सर्टिफिकेट के मार्केट रहती है जहां पे आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो वैसे बॉन्ड सर्टिफिकेट्स में को खरीद के या तो रखता है, होल्ड रखता है, या तो उसमें ट्रेडिंग करता है, उनको हम डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर आप देखेंगे वो पिछले 10, 15, 20 सालों में, तो आपको दिखेगा कि फिक्स डिपॉजिट के समान ही उनका इंटरेस्ट रेट रहता है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पौने आधा 1% तक ज्यादा रिटर्न वहां पे आपको मिल सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो आधा 1% ज्यादा कमाने की संभावना के लिए फिक्स डिपॉजिट का पैसा भी ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था। वो कहते हैं ना बीच बीच में क्रैश कोर्स कुछ चीज़ों का, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं और अब हमारे एक्सपर्ट आपको बखूबी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सागर देशमुख साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सागर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा एज 40 है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको इक्विटी पोर्टफोलियो और कंप्लीट पोर्टफोलियो मैंने आपको शेयर किया था। मैं अभी 25,000 की SIP चल रही है मेरी, और मैं 8 से 10,000 पर ईयर इसमें टॉप अप कर सकता हूँ हर बार, हर ईयर। ठीक है। ओके, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ 15 से 17 साल के लिए। मेरे पास एक कॉन्ड स्मॉल कैप 3,000 का SIP, देन वो मैंने अप्रैल 2023 से चालू किया है। कोटक स्मॉल कैप 3,000 अक्टूबर 22 से, HDFC मिड कैप 3,000 सितंबर 2023, ICICI प्रो ब्लू चिप लार्ज कैप 3,000 SIP फ्रॉम अप्रैल 2023, देन मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप 3,000 फ्रॉम February 2018, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 2,000 फ्रॉम September 2023, and ICICI Nasdaq 100 3,000 from December 2022, SBI Contra 5,000 अप्रैल 2023। ऐसे मेरा 25,000 का इक्विटी पोर्टफोलियो है। ठीक है। उसके बाद मेरा NPS का 9,000 पर मंथ SIP चालू है, NPS। LIC में 6,273 रुपीज का पर मंथ का SIP चालू है, जो मेरे ठीक है। सागर जो आपकी बाकी डिटेल्स भी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जो LIC से लेके बाकी आपके निवेश हैं, तो उन्हें अभी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी डिटेल हम अपने हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचा चुके हैं। तो चलिए हर्षवर्धन जी बताइए क्या राय होगी सागर को, आपके पास पूरी जानकारी उनकी मौजूद है। तो प्रशांत, सागर जी का जो सवाल था उसमें उन्होंने 5, ये तो इनके जो इनका पोर्टफोलियो की डिटेल्स उन्होंने भेजी और उसके अलावा इन्होंने 5 सवाल पूछे थे। तो रात 3 सवाल पूछे थे। तो पहला सवाल उनका ये था कि इन्हें ये चिंता थी कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में उन्हें बने रहना चाहिए या उन्हें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में स्विच करना चाहिए। तो सागर, अगर हम 2 स्कीम के बीच में देखें, जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, मेरी पर्सनल पसंदीदा स्कीम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिटर्न्स भी अच्छा है, जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप उसे स्विच करें अभी एट दिस जंक्शन। आपने ये जो स्कीम है वो 2018 से चला रहे हैं आप, तो अभी सिर्फ रिटर्न्स को देखते हुए अगर आप स्विच करेंगे तो आपका टैक्स इंप्लीकेशन, उसमें बाकी कॉस्ट भी लगते हैं, तो मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप उसे स्विच करें। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में आप फिलहाल बने रहें। लेकिन एक चीज में, आपने बाकी पोर्टफोलियो पे ना इवैल्यूएशन नहीं मांगा है, लेकिन मैं सिर्फ कहूंगा कि 25,000 रुपए के लिए आपने बहुत सारी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखी है, तो उसमें आपको थोड़ा कंसोलिडेशन का स्कोप बनता है। तो कभी जब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो का, तब ये देखिएगा कि थोड़ी स्कीम अगर आप कम कर सकें तो बेटर होगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि आपकी वाइफ पे के नाम पे आपको 10,000 रुपए की SIP और शुरू करनी है, और उसमें आपने कई ऑप्शंस दिए मुझे। आपने पूछा मल्टी एसेट फंड में डालना है कि डायनामिक बॉन्ड फंड में डालना है कि इक्विटी स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना है। सागर जी, ये चारों एकदम अलग कैटेगरीज हैं ऑल टुगेदर, और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरह का कि भाई 10,000 रुपए किस में डालें, विदाउट नोइंग कि किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम होराइजन है,
क्या आपका ये गोल, ये जो उनका 10,000 है, ये भी बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से ही करना है, ये इंडिपेंडेंटली वो कुछ और चाहती हैं? इस जानकारी के बिना कोई भी आपको सॉल्यूशन देना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले डिसाइड कर लें कि किस पर्पज़ के लिए 10,000 रुपए आपकी वाइफ इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, और फिर उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। आपने तीसरा और आखिरी सवाल जो पूछा है वो ये है कि आपकी एलआईसी पॉलिसीज़ जो हैं 2031 में मैच्योर होंगी। आप वो जो आपकी एलआईसी और एचडीएफसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो पैसे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फिर जो बचेगा वो म्यूचुअल फंड से निकालेंगे, और उसके बाद आपको रिटायरमेंट पे 4 करोड़ चाहिए, तो क्या ये इनफ है? सो वेल सागर जी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितनी आएँगी, कितना आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से निकालना होगा, बच्चों की पढ़ाई का एक्चुअल कॉस्ट कितना लगेगा, और फिर कितना बचता है, ये कैलकुलेशंस तो हम आगे जाके ही कर पाएँगे। एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ अभी की तारीख में, वो ये है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आपको ये पता है आप एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न्स, उसका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, आप फिक्स्ड डिपॉजिट समझ लीजिए, पीपीएफ देख लीजिए, या म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ देख लीजिए, वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने डेफिनिटली बेटर रिटर्न देंगे। जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, आप अपने लिए एक अच्छा सा टर्म प्लान ले लें लाइफ कवर के रूप में, उतना पर्याप्त होता है। जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, प्लीज़ आप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कि जो रिटर्न्स, वो इन्फ्लेशन को बीटिंग रिटर्न्स आपको मिल सके। और आज की तारीख में भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करें, और ये सारे जो प्रीमियम के रूप में आप 6,000 रुपया वहां भर रहे हैं, उतना एसआईपी करें, तो आपके लिए आगे जाते हुए भी बेटर होगा। आपके तमाम सवालों का विस्तृत तरीके से जवाब हर्षवर्धन जी ने दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान यहाँ पर हुआ होगा। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि शेयर बाजार सबका अधिकार से जुड़ने के लिए तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, लगातार हम एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ेंगे, आप हमसे कनेक्ट होकर अपने सवाल को व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, पूरी डिटेल्स दीजिए, और उन सवालों को हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही चूंकि आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपसे डायरेक्ट संपर्क करें, कॉल के जरिए आपको कॉल किया जाए लाइव शो के दौरान, और आपसे आपकी राय जानी जाए, आपके सवालात जाने जाए। और इन सब के बीच में अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो YouTube सबसे आसान जरिया है। YouTube पर ये शो लाइव देखते हुए भी आप अपने सवाल हमें कमेंट कीजिए। आम से आम सवाल, बेसिक से बेसिक सवाल तक के जवाब हमारे एक्सपर्ट इस मुहिम में, इस मिशन में ईटी ना स्वदेश की आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अजय चौधरी हमारे साथ इस वक्त बने हैं। अजय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं आगरा से बात कर रहा हूं। अरे वाह, बताएं क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली सर, जस्ट 2 साल पहले मैंने अपना स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना। ठीक है। तो सर जो मेरा पोर्टफोलियो का, मैं सर आपका रिव्यू सर मैं थोड़ा जानना चाहता था उस पर कि अभी मैं सेम म्यूचुअल फंड में बना रहा हूँ, या ऐसा कोई चेंज करने का रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है, तो मैं थोड़ा आपके म्यूचुअल फंड और आपकी जो निवेश राशि है वो जरा कंफर्म कर दूं। आपका एक एसआईपी पराग पारिख फ्लेक्सी कैप में है 5,000 की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपने 5,000 का निवेश किया हुआ है, यहाँ एसआईपी चल रही है। टाटा डिजिटल इंडिया में 2,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा निपॉन इंडिया में भी आपका, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी है 2,000 का। हाँ, निपॉन इंडिया स्मॉल, हाँ जी सर। ठीक है, और आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रा में आपका 1,000 का। हाँ, वो जस्ट अभी से नया स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है? सर पर्टिकुलर कोई टारगेट नहीं है, बट एटलीस्ट मेरा 10 इयर्स तक ये कंटिन्यूस रखना चाहता हूँ सर। मैं आपसे कितना पहुंच जाएगा कॉर्पस उसका मेरे को सर, मतलब अगर इतना निवेश इस पोर्टफोलियो में चल रहा है और ये 10 साल तक आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपको कितना फायदा होगा, कितना रिटर्न मिल जाएगा, कितना कॉर्पस बन जाएगा, ये जानना चाहते हैं। और पोर्टफोलियो आपका सही है या नहीं, इस पर अभी राय आपको देते हैं। चलिए,
गौतम बताइए, बाकी जानकारी आपके सामने है, हमने उन जानकारियों को एक बार रेक्टिफाई भी कर लिया। आप बताइए क्या करना चाहिए अजय को। जी, तो अजय जी बस डटे रहिए। मैं बस आपको फंड्स बता देता हूँ कौन से आपको थोड़े से शिफ्ट करने हैं। आपका जो 5 साल में मूल्य बन जाएगा कुछ 15-16 लाख के आसपास, मगर 10 साल में कुछ 40-45 लाख तक पहुंच सकता है आपका मूल्य। अगर हम 12% अज्यूम करें तो आप जितनी देर के लिए रखेंगे उतना फायदा होगा आपके लिए। अभी मैं आपको फंड के बारे में बता दूं, आपके पास ब्लू चिप या लार्ज कैप में कम है, बिल्कुल मतलब काफी सिर्फ फ्लेक्सी कैप के थ्रू थोड़ा सा एक्सपोजर है आपको। तो आप ऐसे करिए, टाटा डिजिटल इंडिया जिसमें आप 2000 डाल रहे हैं उसको 1000 से कम करके, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिसमें आप 5000 डाल रहे हैं उसको 3000 से कम कर दीजिए। तो आपका 3000 और 1000 बच जाएगा। वो जो 4000 है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो में। फिर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है, सही पोर्टफोलियो आपका बन जाता है। ये आप करिए और बस डटे रहिए। जितनी देर के लिए आप रख सकते हैं और जितना मूल्य बढ़ा सकते हैं बस वो करते जाइए। जितने लंबे अरसे के लिए रखेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। जैसे मैंने बताया 5 साल में आपका 15-16 लाख बनेगा 12% के हिसाब से, और 10 साल से अगर ज्यादा करेंगे तो फिर 50 लाख की तरफ आप मूल्य की ओर जा रहे हैं। तो अजय, सबसे पहले तो देखिए, जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो हमारे एक्सपर्ट भी निवेशक की पीठ थपथपाते हैं। और आपके साथ वही है, आपने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह की आपकी निवेश यात्रा चल रही है, बस उसमें आपको, जैसा आपने कहा कि वो आप 10 साल तक आगे जिस तरह की क्षमता है उस हिसाब से आप डटे रह सकते हैं। तो बस डटे रहना है आपको। थोड़े बहुत जो बदलाव हैं वो आपको बता दिए गए। लेकिन गौतम, इसमें ना आपने हमने एक फंड देखा, एक वक्त तो ऐसा था कि हम कुछ फंड्स की बात रखते थे, स्मॉल कैप की, फ्लेक्सी कैप की, बाकी फंड्स की हम बात करते थे, लेकिन एक डिजिटल फंड आजकल है। किस तरह के फंड होते हैं ये, और आमतौर पे अमूमन इन फंड्स में निवेश किन को करना चाहिए? जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। डिजिटल फंड जैसे एक एग्जांपल हो गया, वैसे ही इनके पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी बोला कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किया है। आजकल एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का भी एनएफओ चल रहा है। तो ऐसे जो फंड होते हैं वो या तो एक थीम से जुड़े होते हैं या एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। इनको थीमेटिक या सेक्टोरल फंड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर का फोकस एक ही थीम में रहता है या एक ही सेक्टर में रहता है, और आपका भी फोकस, आपका भी ध्यान और आपका भी जो व्यू है कि आपको लगता है मानो कि डिजिटल इंडिया जो कंपनीज हैं डिजिटल स्पेस में वो बहुत अच्छा करेंगी, उम्दा करेंगी, इसलिए आप उसमें निवेश कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर मैंने ये देखा है जो निवेशक पहली बार ही निवेश कर रहे होते हैं या म्यूचुअल फंड के लिए न्यू होते हैं, उनके लिए ये फंड्स ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। उनको अपना एक कोर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और ये फंड्स उन लोगों के लिए है जो मार्केट में थोड़ी देर से निवेश कर रहे हैं और वो 2-5% अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ाने के चक्कर में, इसलिए वो एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी रन करना चाहते हैं जहां पे वो थोड़ा सा पैसा 5 साल की जगह 2-3 साल के लिए ऐसे सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में रखे, क्योंकि उनका व्यू है कि अगले 3-5 साल के लिए वो सेक्टर बढ़ेगा। तो उन लोगों के लिए ये सारे फंड्स ज्यादा मायने रखते हैं। वैसे ज्यादातर निवेशकों के लिए जो इतने सारे फंड अवेलेबल हैं जैसे लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वो ज्यादा से उनका कोर पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये भी एक, चूंकि शेयर बाजार सबका अधिकार है ही उस मकसद का नाम, जिसमें हम हर छोटी से छोटी बात जो शायद आपके बारे में आपको नज़रिया ना दे पाए या आप उसके बारे में आपको मालूमात कम हो, उसको बहुत स्पष्ट आपके सामने एक्सपर्ट के नज़रिए से रखते हैं। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और ये सवाल हर्षवर्धन जी आपके लिए होगा। अविक सेन है कोलकाता से, और इन्होंने हमारे शो की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे शो को लंबे अरसे से फॉलो करते आए हैं, और जो उनकी पूरी निवेश यात्रा है उसमें बनो अपना फिनांस मिनिस्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 39 साल उम्र है, एक प्रोफेशनल हैं, और लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट, पीएफ, एनपीएस, प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एलआईसी, और बाकी अगर हम उनको प्रोटेक्शन के तौर पे देखें तो
टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी उन्होंने ले रखे हैं। अब उनका सवाल है इमरजेंसी फंड को लेके। इनका सवाल है कि वो अगले 5 से 7 साल के लिए 5 लाख जो है लमसम इमरजेंसी फंड में रखना चाहते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इसे बढ़ाकर 8 से 10 साल और बढ़ाते हुए रिटायरमेंट तक ले जा सकते हैं। अब इनकी इससे उम्मीद क्या है? ये चाहते हैं कि 15 साल बाद जो है वो 30 लाख का कॉर्पस इनको इस इन्वेस्टमेंट से मिल जाए, और इन्होंने कुछ फंड्स के नाम भी सुझाए हैं जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। उन फंड्स की जानकारी हर्षवर्धन जी आपको होगी। बताइए क्या राय होगी अविक को? देखिए प्रशांत, इनका सवाल है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बताता हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड इन्हें क्रिएट करना है जिसका टाइम होराइजन उनके लिए है 5 to 7 years। 5 से 7 साल तक ये एक इमरजेंसी फंड के रूप में 5 लाख रुपए रखना चाहते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो 8 साल के बाद 8 to 10 years के लिए इन्हें फिर रिटायरमेंट के लिए इसे स्विच करना है। तो अविक, आपको एक चीज समझनी होगी। अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, आपका होल्डिंग पीरियड उसका भले ही 5-7 साल हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड किस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के बनाया जाता है कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। सो मान लीजिए आपने आज ये 5 लाख रुपए लगाए, आपको अभी तुरंत में इसकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही, लेकिन आप एक प्रोविजन बना के रखना चाहते हैं, जब चाहिए वो पैसे आप निकाल सके। ये 5-7 साल तक आप रखेंगे, फिर बाद में उसे रिटायरमेंट के लिए जो बाकी के फिर 2 साल रहेंगे, 8 से 10 साल के बीच में आपको रिटायरमेंट के लिए से स्विच करना है। तो देखिए, आपने जो एलोकेशन बनाया, आपने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड या आईसीआईसीआई, और दूसरा कोटक या एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड, आपने 60% एलोकेशन इसका इन दो स्कीम्स में दिया है, ये ध्यान में रखते हुए कि आपको 5 से 7 साल तक के टाइम होराइजन है। तो अगर 5 या 7 साल को आइडियली हम देखें तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी सेविंग स्कीम्स ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसे एक इमरजेंसी फंड भी बताया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी आप निकाल सकते हैं इसमें से। तो उसमें आइडियली आपको लिक्विड फंड या तो लो ड्यूरेशन फंड्स ऐसे रखने चाहिए, ताकि मार्केट की कितनी भी वोलेटिलिटी हो, इक्विटी मार्केट की, आपके इस फंड में, इन डेट फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन फंड्स में आपकी एनएवी गिरेगी नहीं मार्केट को लेके। तो आइडियली स्पीकिंग इमरजेंसी फंड होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स में, जो है लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। लेकिन क्योंकि आपने 5 to 7 years का टाइम होराइजन लिया है और उस नजरिए से पूछ रहे हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड जो आपने सिलेक्ट किया वो ठीक है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आपके सवाल में 2 पहलू है और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि एक्चुअली आपके माइंड में क्या है जब आपने ये प्लान किया है। तो मैं ये सलाह दूंगा, ये जो आपने मुझसे सुना वो एक बात है, उसके अलावा किसी से एक एडवाइजर से आप पर्सनली मिलिए और अपने क्वेश्चन को क्लियरली बताइए कि आप चाहते क्या हैं, किस तरीके से आप क्या टाइम होराइजन है और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो शायद इन दोनों में से चूज करना आपके लिए बेटर होगा। जितनी मेरी समझ थी आपके सवाल के बारे में, उतना मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। चूंकि YouTube के जरिए आपने सवाल भेजा है तो हम आपसे संपर्क भी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार फिर से इसको किसी फंड एडवाइज़र से आप यहाँ पर इसको पूरी तरह से रीबैलेंसिंग करें और देखें कि अभी जो राय आपको मिली है क्या वो आपके लक्ष्यों और आपके सोच के हिसाब से मेल खा रही है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे साथ निवेशक हैं राजकुमार गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राज जी नमस्कार, कहाँ से बात करें? नमस्कार भाई साहब, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, जम्मू सिटी से बात कर रहे हैं आप? जम्मू सिटी से, JNK। अरे वाह वाह, बीच में तो हमने काफ़ी कश्मीर और बाकी जगह बर्फबारी देखी, तो थोड़ी मेरे ख्याल से मौसम तो और इस वक्त ठंड भरा होगा, बारिश वारिश भी हुई है वहाँ पे? जम्मू का मौसम जो है पूरा पंजाब से मिलता है सर। जो वैली है वो यहाँ से 284 किलोमीटर दूर है। जी जी जी, चलिए बताइए मुझे कि क्या सेवा की जाए आपकी और किस तरह से। मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैंने 20,000 रुपीज जो है सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है सर म्यूचुअल फंड्स में सर। ठीक है। 5,000 है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट में सर, 10,000 है क्वेंट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में सर, और 5,000 है सर SBI कंट्रैक्ट डायरेक्ट फंड में सर। तो ये एंजल ब्रोकिंग की एप्स के थ्रू ही मैंने कर रखा है सर। ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करेक्ट है सर?
ठीक और चलिए मतलब हालांकि मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ इसमें, दैट आई ठीक ठीक है नो, चलिए ठीक है गौतम जी बताइए क्या राय होगी राज जी को लेकर। तमाम जानकारियां उन्होंने दे दी, आपके पास उनका लक्ष्य भी है। जी, तो डॉक्टर गुप्ता जी, जो आप चाहते हैं कि 1 करोड़ का मूल्य बन जाए 15 साल में, अगर आपके पोर्टफोलियो ने 12% दिया, तो आपका बन जाएगा, कैलकुलेशन के हिसाब से तो बन जाएगा। तो आप बस डटे रहें, 20,000 का आप डालते रहिए महीने का। बात आई आपके फंड्स की, तो फंड्स में आपका बस यही है कि आपका मिड और स्मॉल कैप में 75% है और कॉन्ट्रा में 25%। तो आपका एलोकेशन जो है बहुत ही स्क्यूड है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप रखना पड़ेगा। और ब्लू चिप लार्ज कैप स्पेस में आपके यहाँ कुछ नहीं है, वो भी आप रखिए। लोग समझते हैं कि स्मॉल कैप में 15 साल के लिए रख दिया तो उनका रिटर्न बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव में काफी चीजें हो सकती है और लार्ज कैप में भी रिटर्न बनता है, तो आप लार्ज कैप का भी एलोकेशन रखिए। तो ये जो क्वांट स्मॉल कैप में जो आपका 10,000 का मूल्य है, उसको कम कर दीजिए, 7,000 आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। और ये जो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, उसका आप 2,000 कम करके वो 2,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। तो इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और राउंडेड ऑफ हो जाता है। इससे क्या होगा कि अगर 3-4 साल के लिए स्मॉल कैप नहीं चला, तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी पोर्टफोलियो देख के कि मैंने शायद गलती कर दी। तभी निवेशक जो है फिर गलत डिसीजन ले लेता है, वो प्लान के हिसाब से नहीं चलता है। और इसलिए हम उनके लिए ऐसा वेल राउंडेड कोर पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई ना कोई स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ पैसा बनते रहे, जिससे गलतियां थोड़ी सी कम करे निवेशक। तो ये राय आपको होगी आपके इस अहम पोर्टफोलियो पर, और तमाम राय आपको मिलती है। समय कम है तो फटाफट से एक और कॉलर को जोड़ते हैं। टीकू राम हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। टीकू राम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार, आसान से। जी जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? एक मिनट, हेलो जी जी क्या जानना चाहते हैं? टीकू राम जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ आवाज आ रही है। जी जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। ये मैंने जो भेज रखा है जी पोर्टफोलियो सर, जी जी उसमें सर मेरा एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में है। ठीक है, फंड की डिटेल तो है हमारे पास। एक बार मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। पराग पारेख, एसबीआई स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, ये है। ठीक है, ठीक है। 12 साल का नजरिया आपका? हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलिए। कोई और मैं सोच रहा था 5,000 के साथ और करनी है, तो कौन सा फंड है 10-12 साल के लिए? ठीक है, आप 5,000 की और शुरू करना चाहते हैं। कोई आपने लक्ष्य रखा है, कोई कॉर्पस की कितना आप और इससे बनाना चाहते हैं पैसा? नहीं, वो ऐसे सर्विस कर रहा हूँ, तो और मतलब 10 साल ठीक है, चलिए हम इस निवेश के नजरिए से आपको बताएंगे। और हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपके पास डिटेल्स हैं, तमाम डिटेल्स तो हैं। 5,000 की और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, बाकी नज़रिया और बाकी डिटेल्स आपको उन्होंने भेजी हुई हैं। देखिए, इनके सवाल में एक बहुत अहम बात थी। इन्होंने कहा कि सर ऐसा फंड बताइए जो 10 साल तक बदलाव ना करना पड़े। तो देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सो अभी इन्होंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में कर रखा है और 10,000 का टोटल एसआईपी का अमाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं टीकूराम जी, मैं सजेस्ट करूंगा कि एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट, ये सब अच्छा है, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि 10 साल तक आपको बदलना ना पड़े, तो मैं 2 स्कीम्स आपको बताता हूं जिससे आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और शायद आपको इसमें बदलाव करने की भी आगे जाते हुए जरूरत ना पड़े अगले 10 साल तक। सो आप 5,000 रुपए तो इन्वेस्ट करें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, जो आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ अमाउंट बढ़ा देनी है आपको। और दूसरा एक मल्टी कैप फंड जोड़ लीजिए जिसमें स्मॉल कैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। तो इन 2 स्कीम्स में आपका 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा और जो आपका मकसद था कि 10 साल तक आपको बदलाव ना करना पड़े, वो शायद ये 2 स्कीम से बेटर पूरा होगा रादर देन आपके 2 स्मॉल कैप आपने जो पोर्टफोलियो में जोड़ रखे हैं। तो मेरी सलाह है कि सिर्फ ये 2 स्कीम में करिए और आपका जो मार्केट का पार्टिसिपेशन है हर एक सेगमेंट का, वो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं टीकूराम जी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान, आपकी शंका का समाधान हो गया होगा, आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए,
हर्षवर्धन जी और गौतम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आम निवेशकों का, शेयर बाजार सबका अधिकार में मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें बेहतर तरीके से राय देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे